चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। हो गया आप लोगों का खिस्सा किया हुआ। निकालिए निकालिए तो क्वेश्चन। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ तो लिखा हुआ होगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना जो दिया गया था, एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए। याद कीजिए, नंबर वन ये था ना। पहले आप ये बताइए कि क्या ये कैलकुलेशन आप कर पाए हैं या परेशानी हुई। देखो, हम आपका कुछ हेल्प कर देते हैं इस तरह के कैलकुलेशन को करने में, और आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे आप इजीली कर सकते हैं। हालांकि कैलकुलेशन इजी है नहीं, इसमें आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, माथा लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ जगह पर हम आपको हिंट कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि रूबीडियम जिसका एटॉमिक मास 85.5 है, क्रिस्टलाइज्ड इन बीसीसी लैटिस। तो बताइए यहाँ किस किस चीज़ का वैल्यू दिया आपको। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन जो क्लास में दिया गया था। यहाँ पर एम का वैल्यू दिया कितना, 85.5। बीसीसी के लिए एन का वैल्यू 2। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.51 ग्राम पर सीसी। आगे क्या दिया हुआ है, आर। रेडियस दिया हुआ है कितना, 248 पिकोमीटर ना। एक बात बताओ, पिकोमीटर को यहीं पर हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। एक पिकोमीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁻10। तो 248 पिकोमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 248 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 248 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, एवोगाड्रो नंबर पूछ रहा है। जब तक आप ए नहीं निकालेंगे आपसे एवोगाड्रो नंबर भी नहीं निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, आर की मदद से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर बराबर होता है √3 a/4, यही ना होता है। तो यहां से रेडियस कितना दिया हुआ है, 248 इंटू 10⁻⁻10 बराबर हो जाएगा √3 a/4। यहां से a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये 4 ही धारा के गुना में बदलेगा और √3 धारा के बट्टा में बदल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 248 इंटू 10⁻⁻10 बाय कितना, √3। ये आपको आ गया किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। किस यूनिट में आया, सेंटीमीटर में आया। इसको सेंटीमीटर में लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है इतना ग्राम पर सीसी, ये ना दिया हुआ है, इसी वजह से। तो यहाँ तक आप, हमको लगता है कि क्लास में भी ये काम इतना शायद हम किए थे। मेन है इसका कैलकुलेशन। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बताइए डेंसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं आप, N/m बाय AQ इंटू एवोगाड्रो नंबर। डेंसिटी का वैल्यू कितना 1.51, एन का वैल्यू कितना 2, एम का वैल्यू 85.5, AQ का वैल्यू 4 इंटू 248 इंटू 10⁻⁻10 बाय √3
का होल क्यू कर दें इनटू क्या एन एवोगाड्रो नंबर। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? बताओ यहां से इस एन को यदि हम इधर लेके जाए तो गुना में बदल जाएगा, और इसको इधर लेके आए तो बट्टा में बदल जाएगा। तो हम इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू, इस दोनों को गुना कर दो, ये 171 हो जाएगा ऊपर पर। बोलिए हाँ या ना। एन ए इधर आया है, ये इधर आया है, तो बट्टा में बदल जाएगा, तो ये वैल्यू। अच्छा ये बताओ, चार का पावर अलग अलग पावर कर देते हैं, 4 का पावर 3 करेंगे कितना होगा 64। तो यहाँ लिखते हैं 64 इंटू 248 का होल क्यू करना पड़ेगा। अब ये कितना आएगा ये तो गुना करने पर ही ना पता चलेगा। इसका होल क्यू कर देते हैं, 10 का पावर माइनस 10 का होल क्यू कर देते हैं। 10 का पावर माइनस 10 का मतलब हुआ 10 का पावर माइनस 10 गुना 10 का पावर माइनस 10 गुना 10 का पावर माइनस 10, पावर जुड़ जाएगा, 10 का पावर माइनस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 30। और बटा में क्या, √3 इंटू √3 इंटू √3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 √3 या 3 इंटू √3 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा यहाँ पर गुना में और ना कुछ लिखना पड़ेगा, ये वन वन, अरे ए ने इधर आया है तो गुना में बदला है, इधर इधर होल बट्टा में था, इधर आके गुना में बदला, तो ये इधर आके गुना में बदल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1.51। एवोगाड्रो नंबर एक बड़ा नंबर है, और हम कहीं से ये नहीं समझ सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन इजी होगा। कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपको घुमाएगा, थोड़ा आपको दिमागी कसरत करना पड़ेगा यहाँ पर। आप एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में या कैलकुलेटर में, जो भी है आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा। अदरवाइज खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। बताइए अब आगे बढ़ें इसमें। तो यहां से अब अगला जो टर्म है वो देखो, यहां से हम लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए 171/5। अब बताओ इसको तो गुना करके लिखना पड़ेगा ना, वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब वैल्यू, अब पहले आप 248 का होल क्यू कीजिए, तो हम इसको लिख रहे हैं 64 इंटू, थोड़ा हमको इसका होल क्यू करके बताइए कितना आता है। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर से कर लो, अभी अभी करोगे तो टाइम बहुत लगेगा कॉपी पर। कितना आया है ये? हाँ कैलकुलेशन किए हैं तो बताइए। कोई एक आदमी खड़ा होके बोलिए जो किए, खड़ा होके बोलिए, ऐसे नहीं, ऐसे आवाज नहीं आती है, पता। बोलो जल्दी, 1 मिनट आराम से। 1525992। ये इधर आ नहीं पाएगा, हमको लगता है नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू 171/64 इंटू, बताइए तो क्या क्या था 15252992 हो गया। अच्छा इंटू में कितना था 1.51 था ना जी। अच्छा उसके इंटू में 10⁻⁻30 था ना। अब बट्टा में क्या था 3√3, इस 3√3 को ऊपर लेके चले जाएं तो इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू √3, √3 का वैल्यू 1.732। बताइए ऐसा कर सकते हैं? अब फटाफट कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से ऊपर वाले को गुना करो, तो इसको गुना करके बताइए कितना आता है, तीनों को एक साथ गुना करके बताइए तो। अब आप ये कहेंगे कि सर यदि ये एग्जाम में पूछ दिया तब क्या करेंगे? देखो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछेगा ना, तो पहले सुनो हमारी बात। एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो डाटा ऐसा रहेगा कि फटाफट कट उठ जाएगा, लेकिन चूंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं इसका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड रहेगा। और आपको यदि घर पर बना रहे हैं तो कॉपी पर गुना भाग कीजिए, अदरवाइज कैलकुलेटर पर कर लीजिए।
बताइए कितना आया? एक आदमी बोलिए, खड़ा होके बोलो। 888.516। बट्टा। अच्छा ये बताओ, इसको हम थोड़ा छोटा करें, कैलकुलेट, सुनो इधर। देखो अब तुम नीचे में जब कैलकुलेशन करोगे ना तो तुम्हारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। कैलकुलेटर देखना, तुम एक चीज, कुछ कुछ जगह पर कैलकुलेशन करोगे ना, देखना कैलकुलेटर हो सकता है गुना में नहीं फेल करे तो भाग में फेल कर जाएगा। कि कहीं ना कहीं ये डाटा इतना बड़ा है कि तुम्हारा कैलकुलेटर फेल होगा। हमारा हुआ है, हम देखे हैं उसको करके। तो ऐसी स्थिति में इसको देखो, इसको छोटा करने का प्रयास करो, देखो कैसे छोटा होगा ये। 10 to the power - 30 है ना ये। तो ये जो नंबर है 1525299 इसमें यहाँ कुछ नहीं है, तो अपने मन से हम डिसिमल डाल सकते हैं। आप एक काम कीजिए, इस डिसिमल को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर, या यहाँ पर 152 के पास। 1 2 3 4 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 64 into 152 पॉइंट, सुनो 152.5 के बाद 29 है ना, तो हम इसको 53 लिख दें डायरेक्ट। 53 लिख दिए तो छोटा हो गया थोड़ा। और हम कितना डिजिट शिफ्ट किए हैं लेफ्ट? 1 2 3 4 5, तो हमको इसमें गुना 10 to the power 5 करना पड़ेगा। और उस 10 to the power 5 को ये जो -30 है उसके साथ घटा दो। तो -30 प्लस 5 घटाना नहीं, मतलब जोड़ना पड़ेगा वहां। वो कितना, -25 हो जाएगा। तो यहां से आपको नहीं लगता है कि डाटा थोड़ा सा आसान हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.51, और इंटू नीचे में कितना होगा, 10 to the power -20 -25। यदि हम इसको ऊपर पर लिखें तो 10 to the power 25 लिखाएगा, हाँ या ना? तो बहुत सारे स्टेप हम शॉर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से करके आप अपने सॉल्यूशन को इजीली कर सकते हैं। अब थोड़ा जल्दी से बता दीजिए कि इस तीनों को गुना करने के बाद कितना आता है। इसको गुना कीजिए तो नीचे वाले तीनों को, 14,740.499। तो सुनो इधर, 499 वगैरह मत करो, 499 आ रहा सीधे 5 कर दो। 5 इंटू कितना हो जाएगा, 10 to the power 25। अब इसमें इसको डिवाइड करो तो, अच्छा इसमें इसको क्या, इसमें 0.516 है ना, तो तुम सिर्फ 888.5 लो, 16 को छोड़ो, लगभग आंसर आ जाएगा आपका। बताइए जल्दी से इसमें भाग देके। बोलिए, ये आता है 0.06 आसपास कुछ आएगा, बताओ। 0.06 के बाद क्या आता है? 02। छोड़िए 7 और हटाइए, डिसिमल के बाद 3 4 अंक तक तो पहुंच ही गए हैं आप। अच्छा गुना क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 25 लिख सकते हैं। अब जरा बताइए कि इस डिसिमल को यदि हम 2 अंक राइट शिफ्ट कर दें तो पावर में 2 घट जाएगा, और यही संख्या आपको मिलेगी 6.6.02 into 10 to the power 23। क्या ये वोगार्डो नंबर नहीं है? देखिए कैसे कैलकुलेशन फाइनल हुआ। तो ऐसा करके देखो, यदि तुम इस सब ट्रिक को पकड़ोगे ना तो कैलकुलेशन तुम्हारा थोड़ा इजी होगा। पावर वगैरह यदि बड़ा बड़ा संख्या आने लगे ना तो पावर में ले जाके घटा बढ़ा के उस संख्या को छोटा करने का प्रयास कीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। नहीं तो पता चलेगा कि 9 डिजिट 10 डिजिट का संख्या को गुना कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा डाटा आने लगेगा कि कैलकुलेटर भी आपका वहां पर काम नहीं करेगा। आप यदि इस संख्या को छोटा बड़ा नहीं करके आप कैलकुलेशन करेंगे ना, आप एक काम कीजिए, हम या घर पर जाके कीजिएगा, हम बताते हैं आपको। ऊपर वाले डाटा को लिख लीजिए, जो आया 888 आया, और क्या करो, इसको इसको और इसको सबको गुना करके इसको डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद तुम देखोगे तुम्हारा कैलकुलेटर सही जवाब नहीं दे रहा है, बहुत अटपटांग जवाब देने लगता है। तो गलत हो जाएगा, ये सही है। चलिए लिख लीजिए तो फटाफट। चलिए जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं हम आपका देख रहे हैं चैट, बताइए समझ में आया?
देखो ये क्वेश्चन हम तुमको एक बार और समझाए हुए हैं, लेकिन आज फिर हम इसको समझाए ही नहीं, बल्कि हम आंसर तक इसलिए पहुंचा दिए क्योंकि हम खुद फील किए हैं कि इस तरह के कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। और यदि दिक्कत होती है तो उसको बताना जरूरी है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको फाइनल आंसर मिल जाए। तो ऐसे चलेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। चेंज करूं इसे? खाना पीना खा के आए हो ना तुम लोग? तो हमारा कुछ नाश्ता आया हुआ है ऑफिस में, तो थोड़ा थोड़ा हाथ पे। हाँ, हाँ, तो प्रसाद ही खिलाना है। जो आया हुआ है उसमें आधा से ज्यादा हम खाएंगे, जो बचेगा उसमें थोड़ा 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 तुम सबको दे। अच्छा ठीक है, बिस्किट खिलाएंगे। एक वो पार्ले जी खरीदेंगे, उसमें एक बिस्किट निकाल के थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के सबको देंगे। चलिए उतारिए तो। सिद्धार्थ आर्या बोल रहे हैं कि सर खाना लेके आए क्या? अरे हम अकेले नहीं हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सब छीन लेगा। यही सब भूखर पहुंचल है, बहुत जोर से सबको भूख लगा हुआ है। चेंज करें इसको? अभिषेक कुमार बोल रहे हैं कि सर अभी हम खाना बना रहे हैं। लेकिन सच में ये जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत होती है। ये हम लोग को भी कभी कभी याद करते हैं उस दिन को, तो लगता है कि वही ज्यादा सही था। ना कोई टेंशन था, ना कोई ठिकाना, जैसे जहां मन हुआ खाए पिए, ने मन हुआ नहीं खाए सोए जगह। पटना में थे तो कोई ना कहने वाला था ना कोई पूछने वाला था, कुत्ता वाला जिंदगी जीते थे। अभिषेक कुमार, कल एक दिन आप एक क्वेश्चन भी पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू रहिएगा। आज ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बैठिए, संडे ही है, फ्री हैं, और ऐसे भी घर पे मन तो लगेगा नहीं। फ्री रहे, यहाँ क्या करने आई है, फ्री ने है। हाँ, बनाना है। संदीप बोल रहा है, सुनो, संदीप बोल रहा है कि सर ये जिंदगी खूबसूरत नहीं है सर, ये जिंदगी कुत्ते जैसी है। देखो एक बात समझो, स्टूडेंट लाइफ में यदि कुत्ता वाला जिंदगी नहीं जियोगे ना तो आदमी नहीं बन पाओगे। पहले कुत्ता वाला जिंदगी जीना पड़ता है, उसके बाद आदमी आदमी बनता है। देख रहे हैं इसको? चेंज क्या करेंगे, हो गया, लास्ट है ये। क्या अब इससे आगे भी बढ़ना है क्या?
न्यूमेरिकल सेक्शन वाला जो चीज है ना, साथ साथ उतारते जाया कीजिए, साथ साथ चला कीजिए। हम भी थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, कैलकुलेशन वाला जितना भी काम है ना हम एकदम धीरे धीरे करेंगे, आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप लिख सकते हैं। लिखें? अगला क्वेश्चन थोड़ा बताओ तो कौन था? यही क्वेश्चन है क्या? देख लीजिए, मिला लीजिए तो सारे लोग। सेकंड नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन यही था ना? ठीक है, क्वेश्चन कहता है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ ए मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 75 ग्राम इज 5 एंगस्ट्रॉम। दो चीज दे दिया, बताइए क्या क्या दिया। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एम का वैल्यू कितना दिया? 75। और ए का वैल्यू कितना दिया? 5 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन शायद आईआईटी में पूछा हुआ है, पूरा हम क्वेश्चन पढ़े नहीं है लेकिन लग रहा है कि वही क्वेश्चन है। देखो 5 एंगस्ट्रॉम को हम सेंटीमीटर में बदले तो 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर लिखेंगे। डेंसिटी कितना दिया? विच क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक लैटिस। अच्छा, डेंसिटी दिया हुआ है 2 ग्राम/cc। अच्छा, एक बार हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 75 ग्राम पर मोल इज 5 एंगस्ट्रॉम विच क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक लैटिस। देखो बाबू, ये क्यूबिक लैटिस में है, एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है, इसका कोई चर्चा नहीं किया है। इसका मतलब आपको एन का वैल्यू पता नहीं है, डेंसिटी पता है। तो एन के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और डेंसिटी कितना? 2 ग्राम/cc है। फाइंड द रेडियस ऑफ मेटल एटम, गिव योर आंसर इन पिकोमीटर। और एन के बारे में कह रहा है कि आप कंसीडर कीजिए कितना? 6 इंटू 10⁻⁻23। तो यहां पर आप Na 6 इंटू 10⁻23 लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आपसे पूछ रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेडियस। अच्छा ये बताओ, रेडियस निकालने का तो 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, एससी के लिए अलग, बीसीसी के लिए अलग और एफसीसी के लिए अलग। तो हमको पहले पता तो चले कि ये एससी है या बीसीसी है या एफसीसी है, और ये पता तभी ना चलेगा जब आप एन का वैल्यू निकाल लें। तो एन का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। डेंसिटी बराबर होता है, बोलिए यही ना होता है। डेंसिटी दिया हुआ है 2, एन का वैल्यू नहीं पता। एम का वैल्यू सुनो, तनी ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा है, और हम तुमको बोले थे कि क्वेश्चन जब पूछता है आईआईटी या बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा ना इस तरह का न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल का डाटा ऐसा रहता है ना कि फटाफट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, वो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेगा। और देखिए, यदि ये क्वेश्चन आईआईटी का है तो ये इसका डाटा देखिए, यदि नहीं आप जाके मिला लीजिए क्वेश्चन बैंक से, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ पर एन करेंगे, एम का वैल्यू कितना दिया है? 75। ए का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब गुना एन ए का वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। यही ना दिया हुआ है? बताइए, यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू एन इंटू 75 5। इसको लिख दें 125, 5 इंटू 5 और 10⁻⁻8 को लिख दें, वो 10⁻⁻8 का होल क्यों नहीं, 10⁻⁻24। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻24 इंटू 6 इंटू 10⁻20। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए, 10⁻23 10⁻⁻24, कुछ तो कटेगा यहाँ। 10 का पावर कितना बचेगा? -1। 10 का पावर सुनो इधर, 10 का पावर -1 का मतलब 1/10, और 1/10 को ऊपर में 10 गुना करके लिख सकते हैं। यानी 10 का पावर ये -24 और 10 का पावर 23 को काट के सीधे ऊपर में 10 से गुना कर सकते हैं। नहीं तो उतना छोड़िए, 10 का पावर -24 को ऊपर पर लेके जाइएगा तो 10 का पावर +24 हो जाएगा। 10 का पावर ऊपर +24 और नीचे 10 का पावर 23, कटेगा तो पावर में 1 बच जाएगा, यानी गुना 10 ही ना बचेगा। तो ऐसी स्थिति में आगे का जो कैलकुलेशन होगा उसमें हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू एन इंटू 2, कितना था, 75 था क्या? 75 इंटू 10
बाई कितना 125 इंटू 6, 125 और 6 बचा हुआ है नीचे, ये हो जाएगा 125 इंटू 6। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है क्या? यहां से यदि हम n को साइड करें, सुनिएगा ध्यान से, हालांकि हम अभी ही इसको काट सकते हैं लेकिन बाद में एक ही बार काट के अलग कर देंगे। n को यदि हम साइड करें क्या क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इधर गुना में बदलेगा तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 125 इंटू 6, और 75 और 10 इधर आके बट्टा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू 10। अब बताइए यहां पर क्या क्या कट जाएगा, 5 दूना 10, 25 पचे 125, पचे 25 और सॉरी, हाँ डायरेक्ट काट दीजिए सही है, 25 दिया 75, 3 दूना 6, क्या बचा फाइनली? तो अब बताइए कि डाटा आपको कटा कि नहीं कटा? एन का वैल्यू यहां से आ गया 2, और ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन किसमें हुआ होगा, बीसीसी में। और यदि क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी में हुआ है तो इसके लिए आर का फॉर्मूला हम जानते हैं √3 a/4। ए का वैल्यू क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका है, 5 एंगस्ट्राम, हाँ या ना 5 एंगस्ट्राम है। मिशन ऑफिस में आ रहे थे, तो यहां से बताइए क्या करेंगे आगे, आर ना निकालना है। आर बराबर √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन, 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में मैं यदि बात करूं तो, और बटा में कितना 4। आप बताइए इसको गुना भाग कीजिएगा तो ये आंसर आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर में। आएगा जी। तो यहां से आपको आर का वैल्यू गुना भाग करके निकालिए सेंटीमीटर में कितना आता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है कि आप रेडियस का वैल्यू पिकोमीटर में निकालिए, तो पिकोमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन नहीं बताया गया है, क्या बताया गया है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर। तो बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/10⁻⁻10 पिकोमीटर, हाँ या ना? तो यहाँ जितना सेंटीमीटर आएगा, मान लो x आ गया, तो यहाँ से x सेंटीमीटर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/10⁻⁻10 इंटू x पिकोमीटर, हाँ या ना? इस आंसर को कंप्लीट कीजिए तो कीजिए गुना भाग जल्दी से।
क्या हो गया कैलकुलेशन? कितना आंसर आया? पहले आप ये बताइए कि ये कितना आया। ये आया 2.16। हो गया 16 हो गया। आगे बताओ। इंटू 10 टू द पावर कितना? इंटू 10 टू द पावर -8। तो यहां से आगे कैलकुलेशन किया होगा तो ये तुमको आ जाएगा 216। आंसर आया है क्या? इसका आंसर 216 ही होगा। काहे काहे होगा तो देखो, ये 2.16 गुना 10 टू द पावर -8 है, और इसमें हम डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर -10 से, तो ये 10 ऊपर जाके 10 टू द पावर +10 हो जाएगा। तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, 10 का पावर 2 यानी 100। 2.16 गुना 100 करेंगे तो 216 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 216। हालांकि हम आंसर तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा शॉर्टकट हम चले हैं। जो तरीका बताया गया था आप उसको फॉलो कीजिए। अगला क्वेश्चन डालिए। अगला क्वेश्चन कौन था? ये था क्या? इसमें तो हम समझा दिए थे ये सारा। इसको बताने की एक बार आप सब लोग बोलिए, यदि जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे। नहीं, जो लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं वो भी बताइए कि यदि आपको इसको बताने की जरूरत है तीसरा नंबर क्वेश्चन को, तो बता देंगे, नहीं तो फिर हम अगला अगला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से डालिए कमेंट बॉक्स में। बता दीजिए सर, एक आध गो हो ये जाता है। हम थोड़ा वर्बली बता देते हैं, आप देख लीजिए। पीसीसी में है तो एन का वैल्यू कितना होगा? 2। साइड है 288 पिकोमीटर। ए का वैल्यू 288 गुना लिख दें इसको 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 7.2 ग्राम पर सीसी। आपसे आपको यदि ये तीन चीज दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। तो यहां से आपको मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। इस जिस सब्सटेंस का, जिस एलिमेंट का क्रिस्टलाइजेशन बीसीसी में हो रहा है, जिसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, उसका मोलिकुलर वेट पता चल जाएगा। और यदि मोलिकुलर वेट पता चल गया तो बताइए 208 ग्राम को यदि हम उसके मोलिकुलर वेट से भाग दे दें तो किस में बदल जाएगा? वो मोल में बदल जाएगा। और मोल को हम आराम से परमाणु में बदल सकते हैं। एक मोल में परमाणु होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जितना मोल आएगा उसमें कितना परमाणु होगा, नहीं निकल जाएगा। इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर हम कभी बता देंगे। वैसे ये सिंपल है, हम सारा चीज बता चुके हैं कि क्या क्या करना है। अगला क्वेश्चन कौन, यही था क्या? ये 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। बताओ फॉर एफसीसी, बताइए एफसीसी के लिए एन का वैल्यू 4 होगा और आर का a/2√2 होगा। ये दो चीज तो हम जानते हैं ना जी, कैलकुलेशन से संबंधित। अब आगे यदि कुछ जिसका जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज में ला लेंगे। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एन एफसीसी यूनिट सेल विथ सेल एज। सेल एज का मतलब
साइड का ही ना लेंथ दे रहा है, कितना दे रहा है बताइए, 3.608, 3.608 इंटू 10⁻⁻8, कौन चीज, इस बार सेंटीमीटर में ही दिया। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव ए डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर सीसी। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। बताइए डेंसिटी ही ना दे दिया, कितना दिया डेंसिटी, 8.92 ग्राम पर सीसी, 8.92 ग्राम पर सीसी। आपको कहता है कि कॉपर का एटॉमिक मास निकालिए, यानी आपको एम ही ना कह रहा है निकालने के लिए। तो यहां से डेंसिटी इज इक्वल टू एन इंटू एम बाय ए क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये ना आप सीखे हैं। और आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि इस चैप्टर का जितना भारी भारी न्यूमेरिकल है ना, एक के वो फॉर्मूला से बनता है, और वो फॉर्मूला यही है। वैल्यू बैठा दीजिए, डेंसिटी का वैल्यू 8.92, एन का वैल्यू 4, एम का वैल्यू, एम का वैल्यू ही निकालना है, ए का वैल्यू 3 अब एक चीज सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, हमारी बात सुनो। अब कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए सीखो। यहां पर वैल्यू कितना लिखा है, 3.608 लिखा है। आप इसको दो टर्म में और आसान कर सकते हैं। एक टर्म में थोड़ा कम आसान होगा, एक टर्म में कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। इतना क्वेश्चन को आसान कीजिएगा, डाटा उतना ही फ्लक्चुएट करेगा, मतलब उतना ही नजदीकी डाटा से थोड़ा दूर भागेंगे आप। समझ नहीं रहे होंगे हम क्या बोले, समझिए इसको। आप यदि यहां पर 3.6 ले लीजिए तो 0.8 ही ना छूटता है। क्या लगता है कि 3.6 लेने के बाद यदि 0.8 छूट जाएगा तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा? बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है। पॉइंट के बाद एक दो अंक के बाद तनी मनी अंतर आएगा, तो उतना चलता है एटॉमिक मास में। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 3.608 पूरा का पूरा कंसीडर मत कीजिए, आप इसको कंसीडर कर दीजिए कितना, 3.6, बस इतना कंसीडर कर लो। और नहीं तो इससे भी ज्यादा तुम यदि अप्रोक्स होना चाहते हो तो 3.608 है, तो 08 है तो इसको हम 10 भी लिखें तो 8 है, 10 तक पहुंच सकते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.61, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, यदि तुम 3.6 लिया तो जो डाटा है उससे तुम कम लिया थोड़ा, और यदि तुम 3.61 लेते हो तो जो डाटा है उससे थोड़ा ज्यादा लेते हो। लेकिन थोड़ा ज्यादा लेते हो, ये इतना कम या ये इतना ज्यादा है जिससे हमारे फाइनल आंसर पर कोई ज्यादा का दिक्कत या अंतर आने वाला नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो 3.6 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻8 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब बताइए यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे आप। तो इस चैप्टर में हर बार कैलकुलेशन पर ही आके बात फंसेगी, मेनली जो थ्योरी है उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, और जिस तरह से आप पढ़े हैं हमारे ख्याल से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं कि यदि हम पीछे वाला कैलकुलेशन दो तीन आपको समझाए हैं तो इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा, तो प्रयास कीजिए, हो जाएगा आपसे। लिख लीजिए यहाँ तक, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। नीरज कुमार बोल रहे हैं कि सर इसका कैलकुलेशन हार्ड है। बाबू इस चैप्टर में जितना न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पर बनेगा सबका कैलकुलेशन हार्ड होगा, क्या है कि इसमें बड़ा बड़ा संख्या है। बड़े बड़े संख्या के साथ जब आप डील करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा परेशान करेगा। तो कोई नहीं, एगो तो मात्र थ्योरी है जिससे क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा हार्ड काम ही कर लेते हैं। वो काम ही कैसा जो हार्ड ना हो, आसान काम तो सब करता है। अरे चेंज करें इसको, वैसे यदि हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो बताइए तो क्या लिखेंगे, क्या क्या था डाटा बताओ तो। देखो 10⁻⁻8 का क्यू करेंगे तो 10⁻⁻24 हो जाएगा। इधर 10⁻23 है, ये 10⁻24 होगा, दोनों कट के ऊपर पर 10 बचेगा। कैसे 10 बचा समझ में आया, नीचे में 10⁻⁻1 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 हो जाएगा। तो ये सब का ठीक है, इसका एगो होल क्यू करना पड़ेगा,
इसका होल क्यू करके इधर गुना करके 4 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? और एगो 10 भी है, थोड़ा 10 को भी देख लेंगे, तो हम थोड़ा लिख ही देते हैं। ये आपको आ जाएगा 8.92, ठीक है, इंटू 3.6 का होल क्यूब इंटू 6.02, और ये 10 ऊपर में जाएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा 4 गुना 10। इसी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। अब देख लीजिए फाइनल आंसर क्या आता है। कितना आया? ये जरूर 63 के अराउंड आएगा, कि उसका एटॉमिक मास वही होता है तो वही आएगा। कितना है बताओ? 63.4। अब देखो 63.4 आ गया तो 63.5 लिख सकते हैं, 1 आया है। ठीक है, जो आया है जो आया है लिख दीजिए, सही है कैलकुलेशन। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए क्या था। ये वाला था क्या? ये सीसीपी वाला नहीं होगा, ये अभी करवा देंगे बाद में, पहले वो सब करवा देते हैं जो दिए थे। ये भी नहीं होगा, ये था। कितना नंबर में था ये? 5 नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो क्लास में आप लिखे थे वो यहाँ आपके सामने है, और इसी पर अभी हम लोग काम करेंगे। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लफड़ा क्रिएट किया है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 5। बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया? 2.7, 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम पर। रुको अब तुम यहीं, देखो यहाँ पर तुमको उलझा रहा है क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर वेट जो दिया ना वो प्रति मोल में दे दिया। बताइए किसी भी चीज का एक मोल उतना ही ग्राम ना होता है जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। यदि हम इस किलोग्राम को ग्राम में बदल दें तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वही ना उसका मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। तो किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो हम चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम पर मोल। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो ये 10 का पावर माइनस 2 से 10 का पावर 2 कट जाएगा, बचेगा 10, 10 से इसको गुना कीजिएगा आ जाएगा 27। इसका मतलब है ये आएगा 27 ग्राम पर मोल। तो यहां से स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 27। ये 27 अब उस फॉर्मूला में जब आप m का वैल्यू रखेंगे तो कितना रखेंगे? 27, तब आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। आगे कहता है कि कौन से क्यूबिक लैटिस, एक बार फिर से क्यूबिक लैटिस बोल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है। तो एक काम करते हैं, एन के लिए क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या है। विथ ए सेल एज ऑफ 405 पिकोमीटर। बताइए ए का वैल्यू कितना दे दिया? 405 पिकोमीटर। इसको लिख सकते हैं 405 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, कौन चीज? सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है? इफ इट्स डेंसिटी भी दिया, अच्छा ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यों में दे दिया है। देखिए भारी लफड़ा खड़ा किए हुए हैं। यहां भी आपको ये इससे काम चलेगा क्या? इससे काम नहीं चलने वाला है। इस डेंसिटी को बदलना पड़ेगा किस में? ग्राम पर सीसी में। और ग्राम पर सीसी में बदलने के लिए डाटा के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सही कर लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 10 का पावर 3, ये 103 जो लिखा हुआ है ना, ये 103 नहीं है। इसको थोड़ा सही कीजिए तो ये है 10 का पावर 3। पहले आप डाटा सही करेंगे। डेंसिटी का वैल्यू यहाँ है, ये गलत दिया हुआ है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। ये भी थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ माइनस नहीं ना होगा जी, kg मीटर क्यूब होगा। कुछ कुछ एरर है यहाँ, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसका। ये दिया हुआ है डाटा,
2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यदि आप यहां पर -3 लगा देते हैं तो फिर ये ऑब्लिक ये बट्टा नहीं देंगे। अरे डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट ऊपर और वॉल्यूम का यूनिट नीचे। तो हम इस डाटा को वहां लिखते हैं पहले। बताइए यहां डेंसिटी कितना? 2 कितना था? 2.7 इंटू 10⁻³ कौन चीज? ग्राम था? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा लिखते हैं। सुनिए अब, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, आपको इसको बदलना पड़ेगा किस में? ग्राम पर सीसी में, तब जाके आपका सही आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब बताओ, पहले आप बताओ इस डेंसिटी जो डाटा आपको दिया हुआ है, इस डेंसिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास कितना ग्राम है? बताइए कितना ग्राम नहीं, कितना किलोग्राम है? 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। kg लिख सकते हैं, सिर्फ kg ये लिख सकते हैं। इसको हम पूरा भाषा में नहीं लिखे हैं, पूरा लैंग्वेज हम नहीं दिए, शॉर्टली लिख दिए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी चीज की डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो हम कह सकते हैं मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 2.7 इंटू 10⁻³ kg और 1 मीटर क्यूब। आया ना? या ये कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻³ kg। अब बताइए यहां से हम 1 मीटर क्यूब को यदि हम सीसी में बदलें तो 1 मीटर क्यूब कितना सीसी होता है? 10⁻6। आप याद कीजिए, ये सब बात आपको समझाया गया है। आप याद करो, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ऐसा बताया गया था। सबका क्यू किए थे तो 1 का मीटर क्यू हो गया था, और 100 का क्यू किए थे तो 10⁻6 हो गया था। तो यहां से हम लिख सकते हैं 10⁻6 सेंटीमीटर वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा? केजी में है ना, इसको ग्राम में बदल दो, कितना हो जाएगा बताओ? 2.7 इंटू 10⁻6 कर दें, 10⁻6 ग्राम। इसका ये मतलब हो गया कि 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब का 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो है 2.7 इंटू 10⁻6 ग्राम। तो बताइए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का मास क्या होगा? 2.7 इंटू 10⁻6 बटा 10⁻6। ये तो चूहिया निकल गया जी, समझे? ये कट गया और आंसर आ गया 2.7 ग्राम। तो इसको लिख दें 2.7 ग्राम पर सीसी, यानी आपको डेंसिटी का ये वाला वैल्यू रखना है 2.7। डेंसिटी का वैल्यू कितना रखेंगे? 2.7। अब आप इस पर कैलकुलेट कर दीजिए, बन जाएगा। डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं दिया हुआ है जो फॉर्मूला में रखना है, दिया हुआ है बहुत अल्टर तरीके से। ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे दिया है। समझ करें? पहले आप ये बताइए कि क्या यहां तक के किसी भी टर्म में आपको दिक्कत है? जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं। सुमन कुमार बोल रहे हैं कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। आप अपने क्वालिटी को सही कर लीजिए, वीडियो क्लियर आने लगेगा। यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल अच्छा हो रहा है। चलिए ऊपर मिटाएं। बताइए डेंसिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर। डेंसिटी आ गया कितना? 2.7।
n का मान नहीं पता, m का वैल्यू कितना आया था 27, देखो कटने वाला डाटा आ गया। aq का वैल्यू कितना 405 गुना 10 का पावर माइनस 10 का होल क्यूब गुना 6.022 इंटू 10⁻20। तो बताइए यहां से क्या क्या करना है। यहां लिखते हैं 27, ये गुना में उधर जाएगा तो ये बताओ 403 का होल क्यूब हो जाएगा, नहीं होगा रे। अच्छा 405 है, सॉरी, बोलेगा ना जी। 2.7 इंटू 405 का होल क्यूब। आगे थोड़ा देखिए तो 10 का पावर ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा 10 का पावर 23। तो ये कितना बचेगा 10 का पावर -7। अच्छा 10 का पावर -7 को यदि हम ऊपर भेज दें तो 10 का पावर 7 बचेगा क्या, तो इधर बच जाएगा आपको 6.022, ठीक है। और इधर 10 का पावर 7 ऊपर गया है तो बट्टा में आ जाएगा आपको 27 और गुना 10 का पावर 7, -7 +7 ना होगा जी। अरे यहाँ ऊपर गया है, ये इधर आके गुना में बदला, छोड़िए ना, आप कैलकुलेशन घर पर करके देखिएगा जो लिखा जा रहा है सही लिखा है। हम थोड़ा शॉर्टकट चले, नहीं समझे क्या हम क्या किए सो, सुनिए एक बार फिर से सुनिए। 10 का पावर -30 होगा ना ये, और ये 10 का पावर 23, तो बचेगा क्या नीचे 10 का पावर -7, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +7 हो जाएगा, और ये 10 का पावर 7 इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा तो गुना में ना बदल जाएगा, तो 10 का पावर +7 ना रहेगा। अरे तो उतना भी तुमको यदि दिक्कत हो रहा है तो तुम एक काम करो, इधर ऊपर लिख दो 2.7, 405 का होल क्यूब, और यहीं पर लिख दो ना 10 का पावर -7 ऊपर पर। यदि ऊपर पर 10 का पावर -7 लिखे तो 10 नीचे नहीं ना लिखेंगे फिर। अब बताइए यही चीज ने नीचे आके 10 का पावर +7 हो जाएगा। उधर 27 है, ये बराबर हो जाएगा n के। यहाँ 10 बार में ये कटेगा, एक 10 को वहां से खत्म करके n का मान निकाल लो, देखो कितना आता है, निकाल लोगे। किसी को आया क्या, थोड़ा आता है, थोड़ा आता है तो निश्चित ये एफसीसी है। लाइव क्लास वाले लोग थोड़ा कंफर्म करेंगे कितना आंसर आता है, कैलकुलेशन कीजिए। चलिए 4 आ रहा है सबका आंसर, तो ठीक है एफसीसी में होगा। बताओ आगे के क्वेश्चन पर चलें। अब देखो इस तरह का हम ढेरों क्वेश्चन कर चुके हैं, इस पैटर्न पर अब जितना क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा और खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे चूंकि टाइम लंबा जाएगा। कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और भी है जो इसको हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। पहले बताइए अभी 5 ही नंबर था ये, 6 नंबर बताइए क्वेश्चन क्या था, चेंज करूं इसे। देख रहे हैं? क्या था क्वेश्चन, अच्छा ये वाला तो बता दिए थे शायद, यही था ना अगला क्वेश्चन। चलिए जो नहीं बताए थे तो देख लीजिए, बता देते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स पी एंड क्यू। सुनो ध्यान से, कहता है कि एक क्यूबिक सॉलिड है जिसका निर्माण 2 एलिमेंट से होता है, किस किस एलिमेंट से, पी से और क्यू से। और यह भी कह रहा है कि वो क्यूबिक अरेंजमेंट में है, तो हमने क्या किया एक क्यूब बना दिया और बगल में लिख दिया कि पी और क्यू है, यही पी और क्यू इसमें एडजस्ट करेगा, वो जहां कहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से हम चलेंगे।
क्वेश्चन कहता है आगे कि एटम्स ऑफ क्यू आर एट द कॉर्नर, कॉर्नर पोजीशन में कौन है, सारे कॉर्नर पोजीशन में है कौन, क्यू। तो हम कॉर्नर कितना होता है क्यूब में, 8, 8 8 क्यू को सभी कॉर्नर पर रख दिए। अब पहले हम आगे सुनिए, पहले स्थिर रहिए। आप पहले ये बताइए कि आप पहले ये बताइए कि आठों कॉर्नर पर जब हम क्यू को रखे तो इसमें इस एक क्यूब को बनाने में भाग जरूर लिया है 8 गो क्यू, लेकिन क्यू का कितना पार्ट अंदर होगा, एक पार्ट होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि क्यूब का कॉर्नर पोजीशन पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वह 8 कॉमन कॉर्नर होता है 8 क्यूब का, तो 1/8 पार्ट ही ना एक क्यूब को मिल पाता है। तो बताइए कि इस एक क्यूब का 1/8 भाग अंदर आया होगा, तो कुल मिला के क्यू का कितना एटम इस क्यूब के अंदर घुस गया होगा, 1 एटम। कैसे समझ में आया, 1/8 पार्ट आएगा और 8 गो होता है तो कितना एटम आएगा, तो क्यू का एक एटम इस क्यूब के अंदर आएगा, यानी इफेक्टिव एटम्स ऑफ क्यू की मैं यदि बात करूं इन 1 क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। आगे क्वेश्चन कहता है एंड पी एट द बॉडी सेंटर, पी कहां है, बॉडी के सेंटर में। अब बताओ पी यहां है इस जगह पे, पी जब बॉडी के सेंटर में है तो बॉडी के सेंटर वाला तो पूरा का पूरा बॉल अंदर में होगा, यानी इस एक क्यूब में कुल क्यू की संख्या 8 को काट काट के एक मिलेगा और क्यू को काटने की जरूरत नहीं है, ये एक मिलेगा। इसका मतलब है कि पी और क्यू दोनों की संख्या आपस में बराबर होगी किसी एक क्यूब में, और जो एक क्यूब में होगा वही पूरा सॉलिड में होगा, क्योंकि एक क्यूब का प्रॉपर्टी पूरे सॉलिड के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ऐसी स्थिति में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू। खैर पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है। आगे क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बताइए कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा, एक पी और एक क्यू, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा पी क्यू। जैसे NaCl होता है ना फॉर्मूला, एक सोडियम और एक Cl से NaCl बनता है, उसी प्रकार इस सॉलिड का निर्माण होगा PQ से। आगे कोऑर्डिनेशन नंबर पर हम बाद में बात करेंगे, पहले आप हमारी पूरी बात सुनिए। देखिएगा इधर, यदि इसी क्वेश्चन में आपसे कहता कि P बॉडी के सेंटर में ना होकर बेस के सेंटर में है, तब आपका क्या जवाब होता, इसका तब फॉर्मूला क्या होता। देखो P यदि बॉडी के सेंटर में था तो पूरा का पूरा एक बॉल अंदर गया, लेकिन P यदि फेस के सेंटर में होता तो टोटल 6 फेस के सेंटर में ना होता, तो एक फेस के सेंटर से आधा बॉल मिलता, तो 6 फेस के सेंटर से 6 गुना आधा यानी 3 बॉल मिलता। तब तब एक यूनिट सेल में P के एटम की संख्या हो जाती 3, और तब इसका फॉर्मूला हो जाता P3Q, या QP3 भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन इस तरह का बनाया जाएगा, क्लियर है ये। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। अब जरा बताइए कि जो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पोजीशन पर होता है उसका उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताया गया था आपको सिंपल क्यूबिक में, और जो पार्टिकल बीचों बीच होता है याद कीजिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P इज इक्वल टू 8 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Q इज इक्वल टू 6। आई बात समझ में, तो इस तरह से इसका आप आंसर करेंगे। P का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना, 8, और Q का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, क्या वो दिक्कत हो गया क्या। अरे भाई सुनो इधर, यहां पर P है, ये P कितने Q के संपर्क में होगा, 8 के संपर्क में होगा, हाँ या ना। लेकिन ये Q कितने Q के संपर्क में होगा, ये के संपर्क में होगा। अरे कॉर्नर का सेंटर कहाँ रहता है वो सिंपल क्यूब हो, ये क्यू हो गया सिंपल क्यूब, और बीच वाला हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूब, दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। यह सब वह क्वेश्चन था जो आपको क्लास में दिया गया था, क्वेश्चन आप लिखे हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो अभी हम क्वेश्चन लिखाएंगे और अभी ही आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या उब गया क्या, भूख लग गया, भूख लग गया।
थोड़ा सा मिट्टी चबाओ, देश की मिट्टी। देखो इस सब तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, ये बनाने वाला नहीं होता, ये सिर्फ समझिए, डायरेक्ट आंसर कीजिए। और सुनिए, इसी तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अच्छे से नहीं दिख रहा है। यूट्यूबर चलाना नहीं सीखा है क्या रे अभी तक? हमारे मोबाइल में तो एकदम 1080p में दिखा रहा है और स्पष्ट दिखा रहा है। वीडियो क्वालिटी में जाओ, क्वालिटी को 140 पर होगा, उसको थोड़ा बढ़ा के ले जाओ, 480 पर, 360 पर, 720 पर, 1080 पर। क्या पढ़ेगा रे तुम लोग ऑनलाइन? कहता है क्वालिटी ये नहीं बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो, क्या छुट्टी दे दें? क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक काम करो, 2-3 क्वेश्चन अभी बना लो, बाद बाकी सब क्वेश्चन लिख लेना, घर पर मन होगा तो बना लेना, और नहीं मन होगा तो भी बना लेना। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये सब चीज पिछला दिन जो आप पढ़े थे उससे भी, उस पर भी निर्भर करेगा। आप पहले क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व खुद से कीजिए। आपको हम 1-2 मिनट टाइम देते हैं। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, हम बता देंगे। बन गया तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हाँ क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा ये बताओ, सॉलिड स्टेट मजेदार चैप्टर है कि नहीं? बहुत मजेदार है, हमको तो बहुत मन लगता है पढ़ाने में। हाँ, जिस समय हम पढ़ते थे उस समय हमको मन नहीं लगता, ये एक अलग बात। तो उसका कारण क्या था ये भी हम आपको बताए थे क्लास में। नहीं कैसे बताए थे? देखो खिस्सा सुनने के लिए कितना परेशान है, नहीं बताए थे तब कहिए खिस्सा। भगवान 50 ग्राम कम दिए हैं, लेकिन कभी कभी वो भारी पड़ने लगता है। हमको तो देखो, हम सुनो, हमको तो कभी कभी बड़ी आश्चर्य लगता है कि लड़का लोगों का या आदमी का जो मस्तिष्क का वजन लगभग 500 ग्राम होता है, और लड़की लोगों का 450 ग्राम होता है। 50 ग्राम कम होता है, उसके बाद इतना दिमाग लगाती है। गलती से वो 50 ग्राम यदि दे देते तो क्या होता? क्या होता रे? अरे हम बताते हैं क्या होता है, लड़का लोग का प्रजाति विलुप्त हो जाता है। यही कह रहे हैं। अब देखो अंकिता गौतम बोल रहे हैं कि सर आपका आईफोन है ना, इसीलिए क्वालिटी में दिख रहा है। बोले नहीं, 50 ग्राम का दिक्कत है। ब्रॉडकास्टिंग यहाँ से जो हो रहा है क्वालिटी, वही सब में काम करेगा, उसमें आईफोन रहे या वन प्लस रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये अंकिता गौतम क्लासे में बैठे हुए हैं क्या जी? कोई ठीक नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखे, बताइए कितने लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन बनेगा आपसे, या बन गया? देखो ये क्वेश्चन,
सुनो इधर, ये क्वेश्चन सच में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जरूरत, जिस जरूरी थ्योरी, मतलब जो भी थ्योरी जरूरी है इसके लिए, वो आपको बताया नहीं गया है, बताया गया है, बस उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना है। जो बात आप पढ़े हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। अच्छा हम ही बता दें क्या? हाँ, समझिए रहे थे। लड़का लोग काम कर रहा है क्या? हाँ देखो, ये लोग, लड़का लोग काम कर रहा है, लड़की लोग कहीं बता दीजिए। मथे ने है, लगाएगी कहाँ से? तब मुड़ी डोलाया था। चलो हम बताते हैं, देखो यहाँ इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। पिछला दिन जो सैटरडे को लेक्चर हुआ था, उसमें आप याद कीजिए सीसीपी बताया गया था। सीसीपी को ही ना हम लोग एफसीसी भी कहते हैं। और एफसीसी में इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं? एक यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम 4 होता है। इफेक्टिव एटम, हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहे हैं, इफेक्टिव एटम पूछ रहे हैं, कितना होता है? 4। चलिए अब आप इधर देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। चलो ध्यान दो इधर सब लोग, एकदम कुछ लिखना मत इस बार, अभी समझो पहले। क्वेश्चन कहता है कि एक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एम एंड एन। एक कंपाउंड है जिसका निर्माण किस से होता है? वो डिफरेंट तरह के एलिमेंट से, एक है एम और दूसरा है एन। जैसे NaCl, NaCl एक कंपाउंड है जिसका निर्माण दो डिफरेंट एलिमेंट से होता है, एक सोडियम एटम से और दूसरा क्लोरीन एटम से। आगे देखो, क्वेश्चन कहता है द एलिमेंट N फॉर्म्स CCP। ये जो N है वो किस चीज का निर्माण करता है? CCP का, यानी क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसका मतलब वो FCC का निर्माण कर रहा है। अब जरा बताइए कि यदि वो FCC का निर्माण कर रहा है, तो FCC का क्यूब जब हम बनाएंगे तो बॉल कहां कहां हम देंगे? सारे कॉर्नर पोजीशन पर, सारे कॉर्नर पोजीशन पर, और कहां देंगे? तभी फेस के सेंटर में, हाँ या ना? तभी फेस के सेंटर में देंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा इस तरह से, ये फेस का सेंटर है। तो बताइए इफेक्टिव एटम कितना हो गया? 4। इफेक्टिव एटम को हम लोग जेड से भी ना सूचित करते हैं। यहाँ पर हम एन नहीं लिख रहे हैं, चूंकि एन ही ना एटम भी दिया हुआ है, कंफ्यूज हो जाएंगे एन और एन में। हम लिख देते हैं जेड का मान 4, यानी इफेक्टिव एटम का मान 4। एक एफसीसी में जो एटम्स उपस्थित होते हैं उसका वैल्यू कितना? 4। आगे क्वेश्चन कहता है कि एलिमेंट्स एन फॉर्म सीसीपी एंड एटम्स ऑफ एम ऑक्यूपाई वन थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आप एक बात बताइए, जब आप सीसीपी लैटिस बनाएंगे या एचसीपी लैटिस बनाएंगे तो याद करो वहां दो तरह का वॉइड बनता था। एक बनता था ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक बनता था टेट्राहेड्रल वॉइड। आप याद कीजिए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताया गया था। यदि टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स n हो या मान लो 100 हो, तो उसमें उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड 100 ही बनेगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड दोगुना बनेगा। तो जरा सोचिए आप कि हम यदि एक यूनिट सेल की बात करें तो इस एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ n कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना है? 4। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा टोटल कितना? 8। पार्टिकल है यदि 4 तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा 8। पार्टिकल यदि है 400 तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा 800। जितना पार्टिकल्स है उसका दोगुना बनेगा। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि इसका जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, टीवी हम लिख रहे हैं, ये कितना होगा? 8। और क्वेश्चन कहता है कि एम जो है ना वो ऑक्युपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसका मतलब है कि एम का साइज छोटा है, और वह छोटा साइज, आप याद करो कि 3 बॉल ऐसे रख देते थे और एक बॉल इसके ऊपर रखते थे, तो इस बीच में जो गैप बनता था उसी को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते थे। इसका मतलब है कि एन का साइज बड़ा है
और m का साइज छोटा है, तब ना छोटका वाला चीज उसमें जाके एडजस्ट हो जा रहा है। तो कहता है क्या कि जितना टेट्राहेड्रल वॉइड बना सब में m उपस्थित नहीं है, टेट्राहेड्रल वॉइड जितना बना उसके 1/3 में उपस्थित है। बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड बना कितना, 8। तो 8 का 1/3 यदि निकाल लें तो हमको टोटल नंबर ऑफ m एटम नहीं पता चल जाएगा। तो 8 का 1/3 क्या हो जाएगा, 8/3। हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉलिड में m की संख्या यदि हम 4 लेंगे तो n की संख्या कितनी होगी, नहीं सॉरी से उल्टा लिख दिए। सीसीपी कौन बना रहा है, n या m, n। यदि n की संख्या 4 होगी तो बताइए m कितना होगा, m होगा n के दोगुना का 1/3। क्यों, क्योंकि n बनाया सीसीपी, m है सीसीपी के टेट्राहेड्रल वॉइड में, वो भी टोटल वॉइड में नहीं, 1/3 में। तो n यदि 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 8। n n एटम यदि 4 की संख्या में है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 8। और सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं है m, उसका 1/3 भाग में यानी 8/3, यानी m की संख्या हो जाएगी कितनी यहां, 8/3। अब बताओ तो इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, दो कॉमन होगा, तो नहीं होगा कॉमन, सॉरी सॉरी 4 कॉमन होगा, हाँ ठीक है आप सही हैं, 4 कॉमन होगा। तो यहां पर क्या हम लिख सकते हैं, n2 और m कितना बताओ, 4/3, ये लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम कलर चेंज करके लिखते हैं तो आपको दिखेगा। फिर से हम बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन वर्बली बनाने वाला है, लिख के नहीं बना सकते हैं आप, समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बना, यदि हम 4 कॉमन ले लें तो फॉर्मूला बना n2, सॉरी 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 अभी भी गलती है, n और m कितना, 2/3, 2/3 ना बनेगा। अरे भाई 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, और यहाँ 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2। तो n की संख्या हो गई 1 और m की संख्या हो गई 2/3। अच्छा बताइए कोई टर्म 2/3 हो सकता है, तो इसको यदि हम होल नंबर में बदलना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ 3 हटाना पड़ेगा, 3 हटाना पड़ेगा तो क्या करो, इस पूरे को 3 से गुना कर दो, तो n की संख्या हो जाएगी 3, n का संख्या हो जाएगा 3, और m में जब 3 से गुना करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो m कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना दिया होगा, m2n3, या इसी को लिख सकते हैं n3m2। समझे क्वेश्चन कैसे बना, ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखो एक बात समझो, तुम दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये क्वेश्चन कभी तुमको बिहार बोर्ड पूछेगा। बिहार बोर्ड यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया तो हम तुमको यकीन से कह सकते हैं कि इस हॉल की लंबाई चौड़ाई तिगुनी बढ़ानी पड़ेगी बेगूसराय में। इसलिए क्योंकि यहाँ की स्थिति जो है वो बोलने के लायक नहीं है। यदि क्वालिटी वाला क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर आदमी क्वालिटी वाला चाहिए, और आदमी क्वालिटी वाले कितने हैं वो आप भी समझते हैं। इस जगह पर इस क्वेश्चन में आप एक बात बताइए कि कोई ऐसा थ्योरी है जो आपको बताया ना गया हो, बताया गया है, सब थ्योरी बताया गया है, लेकिन फिर भी हम उस थ्योरी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, साइकिल, अच्छा एक बात बताइए, कोई आदमी आपको, मान लीजिए आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, और कोई आदमी आपको साइकिल चलाना सिखा रहा है और कहा कि देखो ऐसा है कि सीट पर बैठ जाओगे, हैंडल पकड़ लोगे, पैडल पर पैर रखोगे, पैडल मारोगे, साइकिल चलने लगेगा, ये हो गया तुमको साइकिल चलाने का थ्योरी। और फिर तुमको ले जाके कहेगा कि देखो हम साइकिल पर बैठे, सीट पर बैठे, हैंडल पकड़े, पैडल पर पैर रखे, पैडल चलाए, देखो साइकिल चलने लगा। तो जो आदमी ट्रेंड है वो चला लिया, चला के बता रहे कि देखो चलने लगा, कितना आसान है, तुम कहेगा हाँ कितना बढ़िया है। जब उसी चीज को करने के लिए तुम जब साइकिल पर बैठोगे तो मुंह चूर के गिर जाओगे, मुंह कान नाक सब झड़ जाएगा। तो बताइए कि इस दुर्घटना से हम बचें, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप काम तभी कर पाएंगे जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते हैं। चाहे थ्योरी सब कितना क्यों ना पढ़ लिए हो, कहीं ना कहीं आप में कमी रह जाएगी यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप हमारा हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा ट्रेंड है, हम आपको संभाल लेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, वही तो कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए तो आगे।
अभिषेक कुमार बोल रहा है कि सर कॉमन जो 4 लिए थे वो 4 कहाँ चला गया, तो कहाँ भाग गया, अब क्या समझाए, अब बताओ भाई, इस क्वेश्चन का जवाब है 4 गया, टाटा बाय बाय खत्म। कॉमन कहीं नहीं गया है, नो वो रेशियो है एक तरह से, सेम रहेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। अब तुम एक काम करो, सब क्वेश्चन एक तरफ से लिख लो, जो जो छोटा हुआ है घर पर बनाना बैठ के, बने तो भी अच्छा, और नहीं बने नहीं तो अच्छा नहीं, बनना चाहिए। अरे देखो लो कौन कौन लिखे हो, कौन कौन नहीं लिखे हो, लिख लो तो फटाफट। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारा, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो सब तो बनी है, क्या तो बचा कौन चीज। चलिए लिखिए तो इसको, इस क्वेश्चन को नंबर कर देंगे 7 8, अच्छा 8, 8 को तीन तीन को हुआ था जी, अच्छा अभी ये को क्वेश्चन दिए थे, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो इतने क्वेश्चन को बनाने के लिए ना रेगुलर क्लास में 3 क्लास लेना पड़ता है, और 3 क्लास लेना पड़ता, उस क्लास लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक मास लेवल पर क्लास में बैठे हुए लोग न्यूमेरिकल को फॉलो नहीं करते हैं। बिना मतलब का मेहनत करना, बिना डायरेक्शन का कोई मतलब है नहीं। पहाड़ पर जाके मथा पटकिएगा, पहाड़ थोड़े फूटेगा, मथा फूटेगा। तो इसीलिए जितना भी क्वालिटी न्यूमेरिकल है उसको हम संडे संडे ही करेंगे, और ये सालों भर इस तरह का काम होता रहेगा। आप लोग को बोला गया था ना कि एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा इस लेवल के क्लास के लिए, तो वही हम कर रहे हैं। रेगुलर क्लास में अपना थ्योरी पढ़िए, बोर्ड लेवल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब क्लास कीजिएगा तो आईआईटी नीट का एग्जाम यदि दीजिएगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए या नीट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है तो पूछिए, बताएंगे। अरे बहुत छटपटा रही है, अनूप क्या क्या है? हाँ? भूख लगा हुआ है क्या? भूख लगा हुआ भी है तो कोई उपाय नहीं है। भूख लगा हुआ है तो लगा हुआ है, भूखले पड़िए आज। आंसर भी लिख लीजिए, आंसर मिलाइएगा। एक लड़की का कमेंट आया है, सर सुनो उसका उसका शैली सुनो, सबको सुनाता है। सर मन की लड़की का दिमाग भले ही कम होता है, पर गधा तो हमेशा लड़का को ही कहा जाता है। सुनो ऐसा है कि इज्जत थोड़ा दिया जाता है, नहीं तो उसी गधा में स्त्रीलिंग उसका कर दीजिए, वो भी बोला जा सकता है, लेकिन सुनने में थोड़ा खराब नहीं लगता है रे। और लड़का लोग दिमाग वाला होता है, वो इज्जत करता है लड़की लोगों का, तो उसको वो नहीं बोलता है जो आप सुनना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था ना। सुनो एक चीज, इस तरह का कोई भी टॉक जो क्लास में होता है कि दिमाग नहीं होता है, गधा होता है, गधी होती है, ये सब, ये सब सुनिए, ये सब
आर्ट ऑफ लेक्चर है। और पहले आप लोग ये बताइए कि लड़की लोगों को, कि आप लोग को बुरा भी लगता है ये सब? देखो कितना खुश है ये लोग, बोल रहे हैं कि बुरा नहीं लगता ये सब सुनने में। तो सुनिए, बुरा नहीं लगता है तो अच्छा बात है, बुरा आपको लगना भी नहीं चाहिए। और यदि आपको सच में बुरा लगता है तो आपको सच्चे में दिमाग नहीं है। अरे ये सब ऐसे ही, अब मान लीजिए कि 2 घंटा 3 घंटा क्लास चलेगा, कभी लड़का लोग पर, कभी लड़की लोग पर, कभी खुद पर भी कमेंट हम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि क्लास का माहौल बना हुआ रहता है। अब जैसे बताओ, यहाँ पर ही 3 4 गो लाइट लगा हुआ है, काहे लगा हुआ है? मुंह थोड़ा ढंग का दिखे, ऐसे ही काले हैं तो 4 गो उजला लाइट लगा हुआ है, तो मिला जुला के देखने के लायक बनता है। नहीं तो जो आदमी नहीं जानेगा, मान लो काहे ला देखेगा? पढ़ाई तो बाद में देखेगा, पहले तो आदमी मुंह कान देखता है ना जी। ऑनलाइन का तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। खैर, आगे क्वेश्चन लिखिए तो। अच्छा, ऊपर करें? ये हो गया था ना? ये लिखिए, तो ये क्वेश्चन नहीं लिखे हैं आप। ये क्वेश्चन लिखिएगा कौन सी, क्वेश्चन अभी बनाइए लिख के। ये नहीं, क्वेश्चन लिखिए और अभी बनाइए। अरे ये क्वेश्चन वर्बली बन जाएगा 1 मिनट में, क्वेश्चन लिखोगे 30 सेकंड में क्वेश्चन बन गया। ऐसे है। हम एक गाना बहुत सुनते रहते हैं, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। इसका तुम ओरिजिनल वीडियो देखे हो? एकदम छोटा सा एक लड़का गाता है, और उसका डांस का जो वो स्टेप किया है, उस स्टेप को देखना, तो देखने में तुमको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार सर्च करना यूट्यूब पे इस गाना का, शुरू का ना 2 3 मिनट देखना, समझा? एक छोटा सा बच्चा गाया और उसके डांस के हर एक स्टेप को देखना, और कल बताना, तब हम लोग फिर क्लास में सामूहिक रूप से हंसेंगे उसको याद करके। अच्छा, अभी ये दिखा दे क्या? कॉपीराइट मार देगा, चैनल पर स्ट्राइक मारेगा, चैनल गड़बड़ा जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते हैं ये काम। लाइव तो नहीं कर सकते, ऐसे दिखा सकते हैं आपको। अच्छा ठीक है, हम दिखाते हैं, दोनों काम कर देते हैं। अक्षर तो नहीं लेता है रे, ये तो दिक्कत है। क्वेश्चन कीजिए उधर आप। ये देखो, इसी चुट्टा के बारे में हम बता रहे हैं। इसको देखो थोड़ा।
देखो देखो इसको पूरा देखो। अब देखो, अब देखो। यही दिखा रहे थे। इसका ये वाला स्टेप हमको बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी रूम में जब हम अकेले होते थे कदम कर भी लेते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको लिख लीजिए और छोड़ दीजिए आज यहीं तक। नहीं ये ना, ये आप नहीं लिखे हैं। लिखे हुए हैं क्या? कुछ बैच में ये क्वेश्चन नहीं लिखाया गया है। एक आध जो लिख लिए लिख लीजिए, जो नहीं लिखे लिख लीजिए। हाँ, अभी लिखवाए हैं। फिर और क्वेश्चन गया कहाँ? क्वेश्चन बहुत सारा था जी। ये क्वेश्चन हो गया ना? हाँ चलिए इसको लिखिए तो। ये नहीं हुआ है। अच्छा ये सब क्वेश्चन लिखते हुए थोड़ा समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि अब तो एकदम साधारण सा वो फॉर्मूला बेसिस बातें कर लेंगे आप? एक आदमी कमेंट में पूछ रहे हैं सर रिक्ति क्या होती है? अब रिक्ति क्या होती है, यदि आप बीचे में ज्वाइन किए हैं क्लास तो दिक्कत होगा आपको ये बात समझने में। रिक्ति का मतलब होता है खाली जगह। इंग्लिश में इसको वॉइड कहते हैं। क्या इसमें कहीं रिक्ति का उपयोग हुआ है क्या जी इसमें? आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन भी उतारिए, शायद ये भी आप नहीं किए हैं। उतारिए इसको भी। इस सब क्वेश्चन को बना लीजिए, ये सब अब हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये सब सेम टाइप का क्वेश्चन है। नहीं बने कमेंट बॉक्स में डालिएगा, देखेंगे बाद में। जो ऑनलाइन है वो, जो लाइव जुड़ रहे हुए हैं और जो क्लास में बैठे हुए हैं, यदि आपसे नहीं बने तो एक बार ऑफिस में पूछ लीजिएगा, हमको लगता है हिंट कर देंगे तो हो जाएगा। यदि नहीं बना तो वैसे बन जाना चाहिए, सब सिंपल क्वेश्चन। थोड़ी देर पहले अभिषेक कुमार एक क्वेश्चन पूछे थे कि सर चार कॉमन जो लिए वो कहाँ गया। तो थोड़ा आप बने हुए रहिएगा, लास्ट में हम इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ गया। और यदि आप ये नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि बहुत दिक्कत है आपको, और आपको नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया कि चार कॉमन लेके हम कहाँ भेज दिए, तो उसको बस 1 से 2 मिनट हमको लगेगा, हम समझा देंगे। उस समय हम कुछ नहीं बोले, चूंकि क्या बोलते, चूंकि ऐसा चीज आप पूछे थे जो अनएक्सपेक्टेड था। उम्मीद नहीं था कि आप ये चीज पूछिएगा। लेकिन फिर भी हमारा काम है बताना, हम बता देंगे कहाँ गया चार। चार कहीं गया नहीं है। तो पूछिए तो चार था ही नहीं, क्या जी? और ये जब बात हम समझाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि सच में चार नहीं था।
क्या जी, हो गया क्वेश्चन पूरा? ये भी क्वेश्चन लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए ये। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, बनाए बताएंगे अब अगला क्लास में, मेरे को नहीं, डायरेक्ट बोर्ड पर आगे का पढ़ाई होगा। जल्दी से सॉलिड स्टेट खत्म करेंगे, अब 2-4 दिन लगेगा। स्टार्ट होगा कल, होगा रेडियस रेशियो, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। देखिए इसको पूरा कीजिए जल्दी से। चेंज करें इसको। हो गया, लास्ट था वो क्वेश्चन। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, बस लास्ट बात समझा देते हैं। ये सब क्वेश्चन तो बना लेना खुद से, ठीक है? देखिए वो जो कॉमन लेने वाली बात थी, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभिषेक कुमार को समझ में नहीं आया, आप लोग में से भी कुछ लोग सोचते होंगे कि वो 4 कॉमन लेके कहाँ चला गया। और इधर देखिएगा आप, अरे इधर इधर देखो, सुनिएगा। एक बर्तन में 10 सोडियम एटम है और 10 क्लोरीन एटम है। ये आपस में जुड़कर, सुन रहे हैं, ये आपस में जुड़कर या माथा काम करना बंद कर दिया आप लोगों का। देखिए सबसे पहले तो मेंटल स्ट्रेंथ को सही कीजिए। मात्र 2 घंटा पढ़ के आप इतने उब जाते हैं, ये 7-7 घंटा 8-8 घंटा कैसे लगातार पढ़ोगे तुम? कल के डेट में जो सोचे हुए हो कि यूपीएससी करेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे, ऐसा ही बनेगा? 10 मिनट पढ़े होकर बाद मोबाइल टिपने का मन करने लगता है। पता है मानसिक रूप से ना आप सब बीमार हैं, या फिर कमजोर हैं, या तो बीमार हैं या फिर कमजोर हैं। देखो होता क्या है ना, कि जैसे ऐसा नहीं है कि मोबाइल हम नहीं चलाते, मोबाइल हम भी चलाते, लेकिन हम उतना एडिक्टेड नहीं है। यदि मेरा मोबाइल कोई ले भी लेना और 1-2 दिन छोड़ दे तो हमको वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको लगता है कि तुम्हारा जीना आराम हो जाएगा। तो सर कौन चीज, बहुत लोग ऐसे हैं जो एडिक्टेड हैं, जिनके पास मोबाइल है, खास करके मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपके पास है ही, होगा ही नहीं, तो आपको एडिक्शन कहाँ से होगा? सुनिए, तो सबसे पहले थोड़ा मेंटली स्ट्रोंग होइए। मोबाइल है तो अपने जगह पर है, जो काम है पहले उसको कर ले। दूसरी बात, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़े, न्यूमेरिकल पढ़े, माथा गर्म हो गया आपका। अच्छा एक चीज हम पढ़ा रहे हैं आपसे, एक बात बताओ, आपसे ज्यादा ना मेहनत हम कर रहे हैं, पढ़ा है, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीजें दिमाग में आ रही है। आपसे ज्यादा मेंटल वर्क हमारा हो रहा है, फिजिकल वर्क भी हो रहा है। बावजूद इसके हमको अभी 2-3 घंटा पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, हम पढ़ा सकते हैं। इसलिए क्योंकि पढ़ाने के प्रति हमारा जुनून है, और आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं।
क्योंकि आपका पढ़ाई के प्रति जुनून है ही नहीं। अब आपका समय हो गया है मोबाइल टिपने का, आप परेशान हैं। अरे तो एक काम कीजिए, होता है कभी कभार कि लोगों को टाइम दे देते हैं कि 11 बजे हम छुट्टी में आ जाएंगे, फोन करके बोल दीजिए कि इतनी और टाइम लगेगा, बच्चे का माथा तो स्थिर रहेगा। देखो यहाँ, मान लीजिए किसी बर्तन में 10 सोडियम का आइटम है और 10 क्लोरीन का आइटम है जो आपस में जुड़कर NaCl का फॉर्मेशन करता है। तो बताइए सोडियम कितना, 10, क्लोरीन कितना, 10। अब यदि आपसे कोई पूछे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसमें हम 10 कॉमन लेंगे। अब 10 कॉमन क्यों लिए, इस बात को समझिए। 10 यदि कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl। देखो 10 कॉमन इसलिए लिया गया क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे यदि हम बात करें Mg और Cl से बनने वाले कंपाउंड MgCl2 की, अब बताइए किसी बर्तन में 4 Mg रखा हुआ है और 8 Cl रखा हुआ है, इसको यदि हम कंपाउंड के रूप में बोलेंगे तो कंपाउंड के रूप में उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा हम उसको बोलेंगे। अभी ये टोटल Mg कितना है, 4, और Cl कितना है, 8। तो हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म पर जाने के लिए क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल देंगे। कॉमन क्या निकल रहा है, 4, तो ये हो जाएगा Mg1 और Cl2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, MgCl2। और कॉमन कितना लिए, 4, इस 4 को इससे गुना कर दीजिए, तो 4 से गुना कीजिएगा तो Mg देखो कितना हो जाएगा, 4, और Cl कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। यानी वो 4 गया कहीं नहीं है, ये 4 हाइड किया हुआ है, जो ये बता रहा है कि आप MgCl2 यदि फॉर्मूला बनाए तो ये इस बात को बतला रहा है कि जो 4 लिए थे आप उससे गुना करने के बाद ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। लेकिन यदि आप 4 हाइड कर देते हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला को बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वह एक मॉलिक्यूल में Mg एटम कितना है या एक मॉलिक्यूल में Cl एटम कितना है उस चीज को बता रहा है। पिछला केस जो नाइट्रोजन N और M वाला था, इसमें जहां तक हमको याद है N आया था 4 और M आया था 8/3, यही ना आया था। तो इसमें हमने क्या किया कि इसको हम चाह रहे हैं कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चले जाएं। यदि किसी भी सॉलिड का तुम फॉर्मूला जानना चाहते हो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे तो यहाँ पर 4 4 गो नाइट्रोजन है, M जो है 8/3 है। सबसे पहला नंबर तो 8/3 बोलना सही नहीं है। क्या कोई एटम 8.5 पौने 3 टाइप से होगा कभी भी, तो उसको एक होल नंबर में लाना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया कि 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेने से क्या हुआ कि N बचा 1 और M बचा 2/3। अभी जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम गए तो ये 2/3 आ गया, 2/3 तो एक से भी ना छोटा है, तो क्या संभव है कि कोई एटम एक से छोटा उपस्थित हो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम उसको होल नंबर में ले जाना चाह रहे हैं। होल नंबर में ले जाने के लिए क्या किए, हम चाह रहे हैं कि ये 3 कट जाए। तो ये 3 कब कटेगा, जब इस पूरे मॉलिक्यूल में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो N हो जाएगा 3 और M हो जाएगा 2, और फॉर्मूला बन जाएगा N3M2। तो N3M2 ये हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म उस सॉलिड का। और वहां जो हम ये माने थे कि एक FCC में 4 गो N है और 8/3 जो है वह M है, ये हो गया टोटल एटम। तो वो ये एक यूनिट सेल में टोटल एटम N का था 4 और टोटल एटम M का था 8/3। लेकिन यदि हम इसको केमिकल फॉर्मूला के रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो वो हमको मिलेगा N3M2, जो कॉमन लेने के बाद ही बनेगा, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आएगा। इसीलिए उसको लेके साइड कर दिया गया और सिंपलेस्ट फॉर्म को निकाला गया है। उम्मीद करते हैं विजय कुमार आपको समझ में आ गया होगा, आ गया तो भी अच्छा और नहीं आया तो बहुत अच्छा। अब बाकी का काम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए कल सॉलिड स्टेट का आगे का थ्योरी स्टार्ट होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम अभी भी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आप लोग को कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। लाइव क्लास बंद कर रहे हैं। अभिषेक कुमार कोई तो पूछे थे एक।
अच्छा अभिषेक कुमार बोल रहे हैं, अच्छा हाँ हाँ एक, हाँ यार याद आ गया, रुकिए अभिषेक कुमार रुकिए, हम क्वेश्चन लाइव सेशन को इंड नहीं कर रहे हैं, हम उस क्वेश्चन को बता देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आपका देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहले आप ये बताइए कि आवाज़ जा रही है, वहाँ थोड़ा कमेंट सेक्शन में डालिए तो आवाज़ जा रही है क्या, क्योंकि ऑफलाइन क्लास बंद हो गया है तो हम क्लास के साउंड को ऑफ कर दिए हैं। हाँ बोलिए। हाँ कौन सॉल्यूशन का? हाँ वही सॉल्यूशन चैप्टर का ही ना, बनाए नहीं बना लिए हैं क्या? उसको भी डिस्कस कर दें, देखते हैं नेक्स्ट संडे। अभिषेक कुमार आप जो एक क्वेश्चन बोले थे उस क्वेश्चन को थोड़ा हम ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि हमको याद है कि आप क्वेश्चन पूछे थे, हम बता देते हैं अभी। श्रेया सिंह पूछ रहे हैं कुछ, टेस्ट कब लीजिएगा? टेस्ट होगा, जल्दी ही होगा। एक मिनट बैठ जाइए, इधर सुनो इधर सुनो। आपका क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है, कहाँ भेजे हैं कमेंट में, वो कमेंट ही दिख नहीं रहा है। अभिषेक कुमार क्वेश्चन आपका नहीं दिख रहा है। अभिषेक कुमार यदि आप क्लास आते हैं तो क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन आपका दिख ही नहीं रहा है कमेंट में। या फिर आपके पास क्वेश्चन है तो अभी डाल दीजिए तो हम बता देंगे। आप क्वेश्चन हिंदी में लिखे थे ये हमको ध्यान है, लेकिन वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। एक्चुअल में लेक्चर बहुत सारा है, और किस लेक्चर में आप कमेंट डाले थे, हम ओवरऑल कमेंट देख रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा है। आप यदि ऑफलाइन क्लास L8H सॉलिड स्टेट में डाले थे ना, ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ मिल गया। एक अक्रिय गैस FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, देखो क्वेश्चन है FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो n का मान कितना हो जाएगा 4, जिसकी एकक कोष्टिका का कोण 620 पिकोमीटर है। एकक कोष्टिका का कोण यानी ए का मान दे दिया 620 पिकोमीटर, इसको यदि हम सेंटीमीटर में बदलें तो 620 गुना हो जाएगा 10 का पावर -10 सेंटीमीटर। इसके समीपस्थ पड़ोसी कणों की दूरी तथा अक्रिय गैस की परमाणु त्रिज्या क्या होगी? देखो R का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं a/2√2 से, क्योंकि FCC के लिए ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं। R बराबर हो जाएगा, यदि आप पिकोमीटर में निकालिएगा तो 620/2√2 पिकोमीटर होगा,
और यदि आप इसी को सेंटीमीटर में निकालिएगा तो 620/2√2 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि इसके समीपस्थ पड़ोसी कणों की संख्या, देखिए वो क्या पूछ रहा है आपसे, सो देखिए। अब वो जब तुम एफसीसी लैटिस का निर्माण करोगे, तो एफसीसी लैटिस के निर्माण के दौरान जब आप कंस्टिट्यूएंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे, यहां पर रखेंगे और इसके ठीक बीचों बीच रखेंगे, तो आप यकीन मानिए कि कोना वाला ये गेंद और कोना वाला ये गेंद, इस बीच में कुछ दूरी बच जाएगी। आपसे इसी दूरी के बारे में पूछ रहा है। तो इस दूरी को हम समीपस्थ का मतलब हुआ भुजा के समीपस्थ, जो एक दूसरे के नजदीक जो है उसकी उसके बीच की दूरी। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसका रेडियस निकाल चुके हैं, आप इसका रेडियस निकाल चुके हैं। कुल लंबाई 640 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, इस दोनों को घटा दीजिए 640 में, तो आपको इसका दूरी पता चल जाएगा। समझे? अभी बाहर अब कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी अब नहीं कर सकते, फिर अगला दिन बता देंगे, ठीक है? आ जाओ अंदर। क्या बात है जी?